रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माने विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ट्रांसवर्स का मीनिंग कल हमने डिस्कस किया था। ट्रांसवर्स मींस जहां पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स का सिंपल मीनिंग होता है 90 डिग्री पर। और लाइट का स्पीड कितना होता है, अगर आपको पेपर में पूछता है तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। और मीडियम जैसे जैसे भारी होता जाएगा, मतलब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ जाएगा, तो वो इसकी स्पीड को कम कर देगा। मीडियम जैसे जैसे भारी होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देगा। और यहाँ पर ये बात लिखी है, सूरज की अर्थ से जो लाइट को आने में टाइम लगता है सूरज से अर्थ तक, वो है 8 मिनट 19 सेकेंड। अगर उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो लगभग ये बनता है 500 सेकंड के आसपास। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप पुराना सीरीज का पेपर उठा के देखेंगे, इनफैक्ट ये तो एनडीए में भी एक बार पूछा गया था कि 8 सेकंड है क्या, 80 सेकंड है क्या, या 500 सेकंड है। तो ध्यान रखने वाला बात यह है कि ये 8 सेकंड नहीं है, ना 80 सेकंड है, ये 500 सेकंड है। और क्योंकि हमारे दिमाग में वो 8 वाला नंबर रहा था, इस कारण से कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत कर दिया था, ध्यान रखना है। चंद्रमा चंद्रमा काफी नजदीक है हमसे। चंद्रमा की लाइट हम तक पहुंचने में सिर्फ 1.28 सेकंड का समय लगता है, या लगभग कह सकते हैं 1.3 सेकंड का समय लगता है, बहुत ही करीब है। अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान भी भेजा है, चंद्रयान 2। और अब इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, अगर उसको डिफाइन करना हो तो उसका मतलब क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर लाइट रिटर्न सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। देख रहे हैं इसमें लाइट टकरा कर किसी सरफेस को वापस जा रही है। और जितना ज्यादा सरफेस पॉलिश होगा, या कहें वो चिकना होगा, उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई भी सरफेस जो लाइट को टकरा कर वापस कर दे, वो क्या रखता है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी रखता है। शाइनिंग का कारण भी, किसी भी सरफेस का शाइन होने का कारण क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, नॉर्मल। नॉर्मल यानी अगर सरफेस से हम सीधा 90 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं, तो ये जिस कोण पर प्रकाश गिर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण कहा जाता है ये, या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट टकरा कर यहाँ से वापस निकलती है, तो जिस एंगल पर ये वापस निकलती है, नॉर्मल इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन में कुछ नियम होते हैं, रिफ्लेक्शन के नियम दिए थे। कहते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इसके बराबर। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 ही होगा। ये अंडरस्टूड है, हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर किसी भी केस में कभी भी आपको एग्जाम में कुछ ऐसी कंडीशन दे दे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई आर के बराबर किसी कारण से नहीं हो पाता, तो सॉरी, उसको रिफ्लेक्शन नहीं माना जा सकता। उसको फिर हमें दूसरे केस में कंसिडर करना होगा, उसका रिफ्रैक्शन मानना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात मेंशन की है मैंने, एंगल आई, एंगल आर और नॉर्मल एक प्लेन पर होंगे, ऑल आर इन सेम प्लेन। और ये ब्रैकेट में लिखा है 2D। 2D मतलब ये जो प्लेन सरफेस है कोई भी, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो हैं। तो अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल ये है नॉर्मल, अगर इस नॉर्मल को हम किसी तीसरे एक्सिस पर लेकर चले जाएं, तो कोई जरूरी नहीं है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर ही होगा। तो ये कंडीशन तभी तक मान्य है जब नॉर्मल उसी प्लेन में है। अगर नॉर्मल उस प्लेन में नहीं होता, मतलब अगर हम इस चीज को 3 डायमेंशन में लेकर आते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों, आयाम
चाहे आपने कोई भी मूवी देखी हो, कहते हैं कई जगह लिखा होता है 7D, 5D, 11D। अगर हम साइंस की बात करें तो डायमेंशंस के रूप में हमने 3 डायमेंशन माने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर एक्स यानी लंबाई, वाई यानी चौड़ाई, और जेड यानी ऊंचाई, तीनों एक्सिस को ले लिया जाए तो फिर हम चीजों को पूरी तरह डिफाइन कर सकते हैं तीनों एक्सिस पर। तो कह रहे हैं कि ये 2D पर मान्य है, 3D पर मान्य नहीं है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे हॉलमार्क है, होलोग्राम है। जो होलोग्राम होता है आपने देखा होगा, स्टिकर लगा होता है कई प्रोडक्ट्स में, कई जो ऑथेंटिक है या नहीं है। कई प्रकार के शैम्पू में, किसी रजिस्टर में ये स्टिकर लगा होता है। आजकल ड्राइविंग लाइसेंस में भी वो स्टिकर आ रहे हैं। वो होलोग्राम क्या स्टोर करता है? वो 3D ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और इससे हम जान जाते हैं कि वो प्रोडक्ट असली है या नकली। तो यहाँ भी बात समझने वाली है कि ये एंगल आई एंगल आर के बराबर तभी हो सकता है जब नॉर्मल उस प्लेन पर हो, मतलब 2D हो। 3D होगा तो ये मान्य नहीं होगा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं रिफ्लेक्शन के। कहते हैं कि जो हमें चंद्रमा नजर आता है, शाइनिंग ऑफ मून, या चंद्रमा का चमकना, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। और ये आपने पढ़ा होगा कि चंद्रमा पर काफी ज्यादा मात्रा में कुछ वैल्यूएबल मेटल्स हैं, लाइक टाइटेनियम है जैसे। तो जब चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश जाता है तो वो सूरज के प्रकाश को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं करता, उसकी बजाय वो टकरा कर उस प्रकाश को वापस कर देता है। तो अगर वो सूरज के प्रकाश को टकरा कर वापस कर रहा है और वो प्रकाश धरती तक पहुंच जाए, ये जैसे सन है ये, और सन का प्रकाश अगर चंद्रमा पर गया, वो टकरा गया मून सरफेस से, और वो मिल रहा है पृथ्वी को, तो कभी कहे पृथ्वी में जो सूरज सॉरी चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है, इसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन। शाइनिंग ऑफ मून की बात कर रहा हूँ, शाइनिंग ऑफ स्टार या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात नहीं कर रहा। तो कभी भी चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, और चंद्रमा चमकने के लिए किस प्रॉपर्टी का सहारा लेता है? रिफ्लेक्शन का सहारा लेता है, परावर्तन का सहारा लेता है। और इसमें एक बात और मेंशन की है, वाइट एंड स्मूथ वॉल्स लेस हॉट ड्यू टू हाई रिफ्लेक्शंस। जो भी सफेद और चिकना सरफेस होगा, जैसे क्वेश्चन आया पेपर में कि हमें 4 अलग अलग सरफेस दिए हुए हैं। एक है ब्लैक एंड रफ, काला और खुरदरा। एक है ब्लैक एंड पॉलिश, काला और चिकना। एक है वाइट एंड पॉलिश, और एक ऑप्शन है वाइट एंड रफ। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा वाइट एंड पॉलिश, सफेद और चिकना, या स्मूथ भी कह सकते हैं। तो जितना ज्यादा वो स्मूथ होगा, चिकना होगा या पॉलिश होगा, वो उतना ही ज्यादा शाइन भी करेगा और उतना ही ज्यादा ठंडा भी होगा। तो इस तरह की कोई भी बात है कि घर की दीवारें अगर सफेद हैं तो उनका टेम्परेचर हाई क्यों नहीं होता? इसका सिंपल कारण है, रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। सफेद दीवारें प्रकाश को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, इस कारण वो शाइन भी नजर आती हैं, और उनका टेम्परेचर भी लो होता है। तो यहाँ लिखा वाइट एंड स्मूथ वॉल या पॉलिश्ड वॉल, टेम्परेचर लो रहेगा ड्यू टू हाई रिफ्लेक्शंस। तो जितना ज्यादा वो रिफ्लेक्शन करेंगे, जितना ज्यादा वो परावर्तन करेंगे, उतना ही ज्यादा दीवारें शाइन नजर आएगा और उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जैसे नॉर्मली बात करें, अगर भैंस को स्किन काली होने के कारण गर्मी ज्यादा लगती है, और उसको पॉलिश कर दे, अगर हम स्किन में थोड़ा सा पॉलिश कर दें, कोई तेल की मालिश कर दें, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है, खासकर गर्मियों में। आप समझ ही गए होंगे। ब्लैक कलर होने के बाद भी अगर हम किसी सरफेस को पॉलिश कर दें तो टेम्परेचर क्यों कम हो गया है? क्योंकि रिफ्लेक्शन बढ़ गया है। और हमने शायद ये बात इतनी डीपली सोची नहीं होगी कि अगर हम कभी बूट पॉलिश की बात करते हैं, कहते हैं अगर हम जूतों की पॉलिश की बात करते हैं, तो जूतों की पॉलिश करने से ऐसा क्या होता है कि जूते हमें ठंडे लगते हैं। अगर हम, जैसे लेदर शूज हैं, लेदर शूज को वैसे भी टैनिंग करके ही पहनना चाहिए। टैनिंग यानी इसको एंटी ब्लीच किया जाता है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ताकि किसी प्रकार का फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना रह जाए। हालांकि पहले सभी टैनिंग किया करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे नॉलेज, पहले तो गांव में भी जो
जूता बनाते थे सभी टैनिंग किया करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो एंशियंट नॉलेज या जो हमारी पुरातन ज्ञान था वो लुप्त हो गया है, तो वो हम टैनिंग नहीं करते। इनफैक्ट साइंस कोई आज आया नहीं है, पहले भी टैनिंग किया जाता था, बट वो वर्ड टैनिंग नहीं इस्तेमाल करते थे। पहले भी चमड़े को सुखाने से पहले एससीएल में डिप करके रखा जाता था ताकि उसको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो ध्यान रखना, ये टॉपिक दोस्तों कोई एक ऐसा नहीं है कि साइंस फिजिक्स अलग, बायो अलग, केमिस्ट्री अलग। आप देख ही रहे होंगे रिफ्लेक्शन में भी हम कहीं घूम फिर कर कहीं बायोलॉजी कहीं केमिस्ट्री आ ही रही है। तो यू शुड बी ऑलवेज कंप्लीट। इसका आपको खासा ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी बूट पॉलिश की बात होगी तो बूट पॉलिश करने से लाइट टकरा कर वापस चली जाती है, तो क्या बढ़ जाएगा, बूट पॉलिश करने से रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, और रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो जूता ज्यादा चमकेगा, ज्यादा शाइन नजर आएगा। तो एग्जाम में कभी भी आपको आ जाए जूते का चमकना, जूते का अधिक शाइन करना पॉलिश करने पर, कारण क्या है, रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है और हम बीमारी से बच जाते हैं। पैर हाइजेनिक रहता है, बीमारियां कम होंगी, फंगल इन्फेक्शन कम होगा। आपने एक बीमारी पढ़ा होगा एथलीट फुट जैसी बीमारियां लेदर शूज में ही ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो चमड़ा है, जानवर की खाल है। लेकिन वो लोग जो इसको प्रॉपर समय से पॉलिश करते हैं वो बच सकते हैं किसी प्रकार के इन्फेक्शन से। और यहाँ मैंने मेंशन किया है ग्रीन प्लांट्स, पौधों का जो हरा रंग है, कहते पेड़ पौधों का हरा दिखना, विजिबिलिटी ऑफ प्लांट इन ग्रीन। तो आपको लग रहा होगा यार पेड़ हरे हैं तो हरे ही नजर आएंगे और क्या काले नजर आएंगे, ऐसा नहीं है। हमें इसको अगर हम रिफ्लेक्शन थ्योरी में लेकर आते हैं तो जिस कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है या जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने वाला कलर हमारी आंख तक तो नहीं पहुंचता। यानी अगर हम कोई चीज टकराई और टकराने के बाद वापस मेरी आंख तक जो लाइट पहुंची है उसी से विजिबिलिटी तय होगी। जैसे ये मार्कर है, ये आपको ब्लैक नजर आ रहा है क्योंकि मार्कर की प्रॉपर्टी डाई ऐसी है, ये साथ की साथ लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसने वापस क्या किया, कुछ वापस नहीं किया। तो ऑब्जर्वर यानी मैं, मेरी आंख तक कौन सी लाइट गई, कोई नहीं। तो कैसा दिख रहा है मार्कर मुझे, ब्लैक। लेकिन अगर मेरे टी शर्ट में ये जो अनअकैडमी लिखा है व्हाइट कलर में, ये एक ऐसा केमिकल है, ऐसा डाई है जो साथ के साथ लाइट को टकरा कर वापस कर देता है, माने रिफ्लेक्ट कर देता है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंख तक या मेरी आंख तक अगर साथ की साथ लाइट पहुंच जाए तो कैसा नजर आएगा, ये एकेडमी आपको व्हाइट नजर आएगा। तो ये बात याद रखनी है, हर चीज के लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देता रहूंगा। किसी भी तरह से हम साइंस के किसी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है, ये वादा है मेरा। आपके माइनर से माइनर टॉपिक और मेजर से मेजर टॉपिक को यहाँ पर मैं उस पर प्रकाश डालने का पूरा प्रयास करूंगा। इनफैक्ट मैंने तो ये गौर किया है कि मेजर चीजें सबको पता होती हैं, बच्चों में कितनी हड्डियां हैं ये एक रेयर बात है, जन सामान्य कितनी होती है सबको पता है। तो ध्यान रखना है, जो ये अनकॉमन सी बातें, ये छोटी छोटी बातें ही क्वेश्चन बनती हैं, जिनको हम कह देते हैं यार माइनर सी बात है। इनफैक्ट माइनर ही कंपटीशन में क्वेश्चन बनती है। और एक कंपटीशन की क्लास स्कूल कॉलेज की क्लास से अलग होती है। यहाँ हम वो 5-5 6-6 क्लासेस को बहुत ही कंपाइल करके इंटीग्रेटेड टॉपिक बनाकर रखते हैं। मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि वो ऑप्टिक्स में ऐसे अलग अलग मेंशन किया जा रहा है, ये हम इंटीग्रेट कर देते हैं। स्कूल कॉलेज में तो आपको पता ही होगा रिफ्लेक्शन में ही हम काफी लंबा समय लगा देते थे, खाली रिफ्लेक्शन में ही हमारा 2 या 3 क्लास हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सभी एग्जाम्पल भी समझने हैं और इसकी डेप्थ को भी जानना है, और वो काम जो 10 गुना है वो 1/10 में करना है। तो ये कंपटीशन की क्लास का यही क्वालिटी है, यही चार्म है। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि ये आपको समझा कर रहूंगा। तो यहाँ लिखा है विजिबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स, या कहें जो पेड़ पौधे हरे दिखते हैं, इसका कारण क्या है, पत्तों के पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल अगर उनके पास है तो वो कौन सी लाइट या कौन सी कलर वापस कर देते हैं, क्लोरोफिल के कारण वो ग्रीन लाइट या ग्रीन कलर को वापस कर देते हैं। अगर वो ग्रीन कलर या ग्रीन लाइट को वापस कर रहे हैं तो आपकी आंख तक ये लाइट पहुंच रही है, और अगर ये लाइट आपकी आंख तक पहुंचेगी तो ये पत्ता कैसा दिखेगा आपको, हरा दिखेगा। तो ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज
आपको कोई भी जैसे ये पैकेट है एक, इसमें कुछ रेड नजर आ रहा है, तो रेड का मतलब क्या है, ये रेड लाइट को टकरा कर वापस आपकी आंख तक पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब ये केमिकल डाई बाकी सारी लाइट को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, बट रेड को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये बात याद रखनी, इट इज नॉट एक्चुअली एडिटिव मिक्सिंग, इट इज सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। कभी आपको एग्जाम में कहे ये जो ऑब्जर्वर को कलर महसूस होते हैं, इट इज एडिटिव मिक्सिंग और सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग, इट इज सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। मतलब ये रेड कलर, एक जो केमिकल डाई है, ये रेड लाइट को टकराकर मेरी आंख तक पहुंचा रहा है, इसलिए मुझे कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। बाकी सारी लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि पत्ते जो हैं, ये जो लीफ है, किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑल एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन को तो इसने वापस कर दिया, इसलिए ग्रीन दिख रहा है। एब्जॉर्ब क्या किया, ऑल एक्सेप्ट ग्रीन। तो पेड़ पौधों का हरा दिखना कारण क्या रहेगा, पेड़ पौधे हरे दिखते हैं हमें, इसका कारण है सिंपल रिफ्लेक्शन के कारण। इसमें याद आता है हमें न्यूटन का चक्री वाला नियम या न्यूटन का डिस्क लॉ। एक मैंने चक्री के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि अगर हम किसी घूमने वाली उसमें डिस्क में 7 अलग अलग कलर बना दें, जैसे मैंने विप क्योर बनाया, VIBGYOR, बैनी आहा पीना ला, ये 7 रंग है। इसमें अगर हम 2 होल करके इसमें धागा डाल के इसको घुमाएंगे, तो घूमते समय ये डिस्क कैसा दिखेगा। आपने शायद किया भी होगा एक्सपेरिमेंट, घर पे खेले भी होंगे इस तरह के खिलौने से। तो घूमते समय डिस्क हमें दिखता है कैसा, वाइट। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑल कलर लाइट्स बिकम वाइट, और ये एडिशन शुड बी इन आईज, ये बात याद रखने वाली है। ये एडिशन हमारी आंखों में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो कभी भी रिफ्लेक्शन की कोई बात आपको पूछता है, दीवारें ज्यादा शाइन कर रही हैं, इसका कारण रिफ्लेक्शन है। दीवारों का तापमान कम है, इसका कारण भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। हालांकि इसमें हम कई बार इंसुलेशन और कंडक्टिविटी भी देख लेते हैं, लेकिन अगर हम कभी सेम मटेरियल में अलग अलग कलर दे दें उनको, फिर आपको रिफ्लेक्शन थ्योरी लगानी होगी। जैसे अगर मैं सिल्वर को ब्लैक कलर दे दूं, चांदी को ब्लैक कलर दे दूं, व्हाइट कलर दे दूं, तो कहते हैं कौन सा सिल्वर अगर हम गर्म करेंगे जल्दी गर्म हो जाएगा धूप में, जो सिल्वर स्पून ब्लैक कलर का है, और जो सिल्वर स्पून व्हाइट कलर का है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। ध्यान रखना वाली बात यह है कि दोनों इस समय सेम मटेरियल है, लेकिन हम रिफ्लेक्शन थ्योरी इसीलिए आसानी से लगा पा रहे हैं कि हमने मटेरियल सेम किया है, कलर अलग अलग कर दिया, एक को व्हाइट कर दिया, एक को ब्लैक कर दिया। तो जो व्हाइट पोर्शन है या कोई व्हाइट सरफेस है, ये रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है, इस कारण से वो जल्दी गर्म नहीं होता, ये कहीं ठंडा रहता है। इसमें अगर हम एक कदम आगे बढ़े, यस, रिफ्रैक्शन। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो इसमें लिखा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to other, it bends from its original path। कोई भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे हवा से पानी, हवा से कांच, मीडियम चेंज होना चाहिए कुछ भी, या ये भी हो सकता है हवा से भारी हवा, कहीं हल्की हवा है कहीं भारी हवा है, तो वहां रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन क्या पैदा करेगा, रिफ्रैक्शन भ्रम पैदा करेगा, इल्यूजन पैदा करेगा। इनफैक्ट जितने भी आसपास इल्यूजन के एग्जाम्पल एग्जाम में आपको आएंगे, आंख बंद करके आपको रिफ्रैक्शन लगाना है। इसके कुछ स्पेशल केस भी हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है ऑल इल्यूजन्स आर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। जितने भी भ्रम हैं वो अपवर्तन बनाता है। इसमें लिखा है प्रकाश का अपने मार्ग से भटकना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। इसमें एक डायग्राम के जरिए समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ध्यान हो, ये 10th क्लास में सबके सिलेबस में था कि एक कांच का टुकड़ा, एक ग्लास स्लैब लेके ड्राइंग शीट में रखना होता था, और हम 2 ऑल पिन लगाया करते थे, ऐसे एक ऑल पिन यहाँ एक ऑल पिन यहाँ, फिर उसको सीध में देखते थे। तो ये तो वैसे तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये हमें ऑल पिन नजर आती थी यहाँ इसकी सीध में। तो जब हम वो ऑल पिन यहाँ देखते थे तो वो पॉइंट्स हमें यहाँ नजर आते थे।
कितनी अजीब बात है कि आलपिन दो यहां लगी हैं लेकिन नजर आ रही इन दो पॉइंट के सीध में, क्योंकि लाइट यहां पर दो बार रिफ्रेक्ट हो रही है, यानी अपने मार्ग से भटक रही है। एक बार जब वो गई रेयरर से डेंसर मीडियम, रेयर को हिंदी में कह सकते हैं विरल माध्यम, हल्का माध्यम, और डेंसर यानी सघन माध्यम, भारी माध्यम। तो जब कभी भी लाइट हल्के से भारी में जाएगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी, देन इट बेंड्स ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बात याद रखनी है, जब कभी भी लाइट की स्पीड घटेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होना ही होना है। स्पीड कैसे घट रही है आप समझ रहे हैं ना, कि बाहर अगर रेयरर मीडियम है तो हवा है, हल्का माध्यम है, ये कांच है तो डेंसर मीडियम है, और जब कभी भी वो हल्के से भारी में जाएगा तो स्पीड घटेगी, और स्पीड घटेगी देन ऑलवेज बेंड्स टू टुवर्ड नॉर्मल। देखो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, ये वाला, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। तो बेंड दो तरह के हो सकता है, या तो ये अपने इस नॉर्मल से दूर हट जाएगा इस तरह से, या अपने नॉर्मल के नजदीक चला जाएगा। तो कहते हैं कि जब कभी भी लाइट हल्के से भारी में जाती है देन इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बात हमें भूलनी नहीं है। जब कभी भी स्पीड ऑफ लाइट घटेगी तो लाइट को बेंड होना ही होना है। और कब घटेगी? जब लाइट जाती है हल्के से भारी में। यही चीज अगर साउंड के लिए पूछता तो दोस्तों ये एकदम उल्टा हो जाता। साउंड को मीडियम चाहिए चलने के लिए, और जितना भारी होगा मीडियम साउंड उतना ही तेज चलता है। लेकिन अगर हम लाइट की बात करते हैं, लाइट में ऐसा नहीं है। लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती है, और मीडियम जितना भारी होगा लाइट को चलने में उतना ही दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा अपने दिमाग में एक सेटअप बनाकर रखना है। साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, light is transverse wave, sound is matter wave, and light can travel without any matter or medium. क्लियर? तो अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट है, क्या लगता है वैक्यूम में हो सकता है अल्ट्रासाउंड? किसी एस्ट्रोनॉट का, किसी अंतरिक्ष यात्री का, कोई नासा का लैब है ऊपर, वो अल्ट्रासाउंड हो सकता है? सॉरी, वहां अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको पूछे क्या नासा की लैब में सीटी स्कैन और एक्सरे हो सकता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्सरेज और सीटी स्कैन में भी एक्सरे ही होता है। उनको चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लाइट पर बेस्ड टेस्ट है ये, और वो टेस्ट बिना मीडियम के हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाने की कोशिश की है इसमें वही समझा रहे हैं कि जब कभी भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी देन इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, और जब कभी भी यही लाइट देख रहे हैं आप, अब डेंसर से रेयरर निकल रहा है, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे कब होगा? जब ये भारी से हल्के में जाएगा, भारी यानी डेंसर, हल्का रेयरर। तो जब कभी भी लाइट हवा से कांच में आया तो स्पीड घटी, कांच से हवा में आया स्पीड बढ़ी, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाता है। तो यही मैंने इसमें एंगल भी कुछ समझाने की कोशिश की है। शायद आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो इसमें ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल के साथ जो हमने बनाया ये नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पर कभी भी एंगल आई दोस्तों एंगल आर के बराबर नहीं हो सकता। एंड दिस आर इज व्हाट? दिस आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमने जो अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन के केस में, वो वहां ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एंगल आई और एंगल आर कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो रिफ्लेक्शन ही हो जाएगा ना फिर वो। तो बात याद रखनी है, दिस एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जब लाइट बेंड होने के बाद दोबारा से जाएगा तो ये दोनों देख रहे हैं आप, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ये लाइट और ये लाइट एक दूसरे के, इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस जरूर आ जाएगा, लेकिन पैरेलल अभी भी हैं दोनों। तो ये रिफ्रैक्शन से दृष्टि भ्रम बना, इल्यूजन बना। इसमें आगे बढ़े तो इसमें लिखा है इसके भी दो लॉ हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के दो नियम थे ऐसे इसके भी
दो नियम है। कहता है एंगल आई, एंगल आर और नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन, सेम वही बात है, सभी सेम प्लेन पर है और 2D पर मान्य होगा, ये 3D पर मान्य नहीं होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या ऑप्टिकल इमेज। जब कभी भी हम 3 डायमेंशन पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी वो दूसरे प्लेन पर चला जाएगा अगर नॉर्मल, तो एंगल आई, एंगल आर और इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप आगे हम बनाएंगे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कभी आपको पूछे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड लॉ या स्लेंस लॉ किस लॉ में आता है, रिफ्रैक्शन के नियम में माना जाता है, वहां पढ़ाया जाता है स्लेंस या स्लेन का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी अपॉन वी। हियर व्हाट इज सी? सी इज स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। तो स्पीड ऑफ लाइट मैंने अभी स्लाइड में मेंशन किया था आपको, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप कहीं लाख में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हमारी अर्थ का रेडियस ही 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर, मात्र 6400 किलोमीटर। मतलब एक मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देकर समझाऊं तो, दिल्ली से अगर कोई व्यक्ति बाय एयर जाना चाहता है लॉस एंजलिस, यूएसए में एक बड़ा फेमस शहर है लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया राज्य में है, तो दिल्ली से लॉस एंजलिस की औसत दूरी है 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर। और अगर हम लॉस एंजलिस का सिर्फ एक तरफा देखें, शुभांग आपका स्वागत है, अगर हम सिर्फ एक तरफा देखें लॉस एंजलिस का तो 15,000 किलोमीटर है। वापस आना जाना करें, आना जाना कितना हो गया? 30,000 किलोमीटर। तो अगर हम आना जाना करते हैं तो 30,000 किलोमीटर हो जाता है, और इस 30,000 किलोमीटर की जर्नी में कभी करीब करीब हमें 100 घंटे लग जाते हैं। अगर हम बाय एयर जाते हैं तो 100 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। लेकिन लाइट सिर्फ 1 सेकेंड में, सिर्फ 1 सेकेंड में, आप इस चीज को इमेजिन करके देखें, लॉस एंजलिस 10 बार जाकर वापस आ जाएगा, इतनी तेज चलता है लाइट। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, यानी सी, स्पीड ऑफ लाइट हमारी इमेजिनेशन से भी कह सकते हैं, या कि हमारी सोच से भी काफी आगे निकल जाता है। हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हमारे आज एस्केप वेलोसिटी है जो हमारे पास, वो इस समय कितना है? मात्र 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जिस पर हमने अपने मंगलयान को भेजा था, या कहीं हमारा चंद्रयान जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाद निकला है, वो उसने इतनी स्पीड से ट्रेवल किया डिस्टेंस। लेकिन ये तो स्पीड ऑफ लाइट के सामने कुछ भी नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने मेंशन किया है c by v, व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज v? v इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जैसे वो हवा से कांच में गया, हम हवा की करीब करीब जो स्पीड है लाइट बराबर ले लेते हैं, 2.99 ले लेते हैं। हालांकि वैक्यूम में एग्जैक्ट 3 लाख ही माना जाता है। तो अगर कहते हैं कि अगर वो हवा से कांच में आता है तो स्पीड घटेगी, और जो स्पीड घटेगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कांच के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से। यानी अगर इस छोटा सा एक न्यूमेरिकल करने का प्रयास करें कि c by v इज इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू अगर आपको गिवन है पेपर में, अगर आपको म्यू दिया हुआ है, जैसे म्यू आपको गिवन है 1.5, 1.5 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो अगर म्यू आपको दिया हुआ है, सी आपको अंडरस्टूड पता है आपको सी कितना होता है, तो अगर आप इस म्यू को नीचे रख दें और v को यहां ले जाएं, तो v हम निकाल सकते हैं c बाय म्यू करके। तो ये आ जाएगा कितना? अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, v हो जाएगा 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी हमें 1 लाख का नुकसान होगा। तो जब कभी भी, और ये मैंने जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखा है ये किसके लिए लिखा है? नॉर्मल ग्लास के लिए। तो कभी भी कांच के टुकड़े में से जब प्रकाश गुजरेगा तो उसको कितना नुकसान होगा? उसको 1 लाख का नुकसान होगा। यानी ये कहें नॉर्मल ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किसी कांच के टुकड़े में प्रकाश चलता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दे,
और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे आपको, आपको वी पूछ ले, तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला किसके तहत पढ़ाया जाता है? स्लेन्स लॉ के तहत पढ़ाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें हमने यहाँ लिखा है कि कॉइन अपीयर्स रेज्ड इन वाटर टैंक। जो भी सिक्का है, आपने कभी भी देखा होगा पानी में कोई सिक्का डूब गया है किसी भी वाटर टैंक में, अगर सिक्का नीचे है हमें ऊपर नजर आएगा और थोड़ा सा बड़ा भी नजर आएगा। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि पानी है डेंसर मीडियम, और जब कभी भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो अपने मार्ग से भटक जाएगी। इसीलिए हमें सिक्का कहीं होगा, कहीं नजर कहीं और आएगा। तो अंदाजा जब कभी भी आपको इस तरह कोई क्वेश्चन आए कि आपने जैसे पानी में किसी मछली का शिकार करना है, मछली आपको दिख रही है पानी में, तो जब कभी आप उसको टारगेट करेंगे तो उस भाले को जहां दिख रही है मछली इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे, तब वो एग्जैक्ट मछली पर लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से आपको ऐसा भ्रम हो रहा है कि शायद मछली थोड़ा ऊपर है, लेकिन वास्तव में मछली थोड़ा सा नीचे है। तो इसी प्रकार की चीजें, जितने भी इल्यूजन होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी भ्रम हैं हमारे आसपास, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल होंगे दोस्तों। मिसकैलकुलेटिंग डेप्थ ऑफ पॉन्ड, किसी भी तालाब की गहराई का गलत अनुमान लगाना। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, जैसे किसी को तैरना नहीं आता है, उसने कोई पूल देखा, स्विमिंग पूल, वो था तो 10 फीट गहरा, हमें नजर आ रहा है 5 फुट या 6 फुट, और हमें लग रहा है कि यार 5 फुट तो हम आसानी से रुक जाएंगे। लेकिन जब हमने इसमें छलांग लगाई तो हम डूबने लगे। तो आप समझ सकते हैं क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण हमें उसकी सही गहराई का अंदाजा ही नहीं लग पाया। तो जब कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा आता है कि तालाब की गहराई का गलत अनुमान लगाना, तो आपको क्या लिखना है? अपवर्तन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा होता है। जितने भी भ्रम होंगे हमारे आसपास, इल्यूजन्स होंगे, उनका कारण क्या होगा? रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज, ये भी मिलता जुलता एग्जांपल ही है, पेंसिल अपीयर्ड बेंड इन वाटर टैंक। पेंसिल का किसी भी वाटर टैंक के अंदर, जब कभी किसी वाटर टैंक के अंदर हम कोई पेंसिल देखते हैं तो वो हमें टूटा हुआ नजर आता है या तिरछा नजर आता है। पेंसिल डाला तो हमने ऐसे, तो ऐसे ही नॉर्मली सी बात है, ऐसे ही क्या होगा, लेकिन दिखता हमें ऐसे कि वो पेंसिल आगे से ऐसे चला गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भी रिफ्रैक्शन ही है। कोई भी ग्लास टेबल, हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिस में कहीं भी आपने देखा हो, ग्लास टेबल के नीचे जो न्यूज़पेपर रखा है, अपीयर्ड रेज्ड, इस तरह का कोई भी इल्यूजन, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, कोई भी इल्यूजन्स है कहां, दिख कहां रहा है, सब रिफ्रैक्शन है। कोई स्पेशल केस हो सकता है रिफ्रैक्शन का, मैं अभी आपको बता दूंगा स्पेशल केस भी, लेकिन होंगे सभी रिफ्रैक्शन के केस, इल्यूजन्स, भ्रम। और अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का टिमटिमाना। अच्छा, आप बता सकते हैं तारा वास्तव में क्या करता है? चमकता है या टिमटिमाता है? रियलिटी में क्या करता है? आप बता सकते हैं? तारा सिर्फ चमकता है, उसके पास फालतू टाइम नहीं है डांस करने का कि वो डांस करके दिखाए, यानी ट्विंकल करके दिखाए। वो, जैसे इसमें हम छोटे से एक डायग्राम के जरिए समझने का प्रयास करें कि हम यहाँ अर्थ सरफेस पर हैं और ये आप ये खड़े हैं, तारे का प्रकाश जब आप तक आ रहा है तो ये बीच में क्या आ रहा है? अलग अलग एटमॉस्फेयर डेंसिटी वेरी हो रही है। तो जब तारे का प्रकाश आप तक आता है तो अपने मार्ग से भटकता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो हमें लगता है तारा अपनी जगह की बजाय नीचे ऊपर जा रहा है, तो टिंकल करने लग जाता है, ऐसा लगता है कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। तो तारे का टिमटिमाना इज व्हाट? इज रिफ्रैक्शन, इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हवा के अपवर्तन से ऐसा होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, सन अपीयर्स बिफोर सनराइज
एंड आफ्टर सनसेट। एक्चुअली वो रियल सन नहीं होता जो हमें स्टार्टिंग में दिखता है, वो एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है। सन जो हमें स्टार्टिंग में नजर आता है वो आपको, जैसे यहाँ एक मैंने ग्राफिक के जरिए, डायग्राम के जरिए समझाने का प्रयास किया है कि सन अभी मॉर्निंग में आपके सामने आया ही नहीं है। जैसे सामने तो ये आएगा ऐसे, अभी तो नीचे ही है अपने पॉइंट से, फिर भी जब वो उदय हो रहा है आपको नजर आ रहा है। कहते हैं सर ऐसे कैसे उदय हो रहा है, नजर कैसे आ जाएगा? वो इसलिए नजर आएगा क्योंकि जब सन ने अपनी लाइट को चारों तरफ स्प्रेड करने का प्रयास किया, प्रकाश को बिखेरना चालू किया, तो जो प्रकाश को बिखेर रहा था वो, तो आप देख रहे हैं बिखेरते बिखेरते ये बीच में क्या आ गया, एटमॉस्फेयर, एयर आ गया, और ये क्या था, वैक्यूम आ गया। तो जब कभी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, यानी विरल से सघन में जाएगी, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड होते 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 हम तक पहुंच जाती है, हमारी आंख तक पहुंच जाती है। तो हमें यह भ्रम होता है कि ये लाइट सामने से आ रही है। तो ध्यान रखना है कि कभी भी आपको मॉर्निंग में सन नजर आता है 2 मिनट के लिए, वो सन वास्तविक नहीं होता। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं एग्जाम्पल को, डे टाइम एक्सटेंडेड बाय 2+2, दिन का समय 2+2, 4 मिनट बढ़ जाना। अब कह रहे हो ये क्या बोला है? चलो ये तो फिर भी समझ में आ गया हमें कि सूरज जहां है वहां नजर नहीं आ रहा। अब ये 2 मिनट का क्या चक्कर है? तो ध्यान देना, ये 2+2 का मतलब ये है कि जब कभी भी सूरज आपको नजर आएगा तो आपको 2 मिनट का बोनस मिलेगा। मॉर्निंग में 2 मिनट पहले नजर आने लग जाएगा और इवनिंग में 2 मिनट बाद तक रहेगा। तो अगर दिन को रहना था सिर्फ मान लेते हैं 12 घंटे, लेकिन अभी 12 घंटे प्लस 4 मिनट, और ये 4 मिनट किसके खींचे? नाइट आवर्स के खींचे। तो रात को अपना 4 मिनट कम करना होगा, और वो 4 मिनट किसको देना होगा? दिन को देना होगा। तो ये साइंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जब कभी भी ये कह दे, इनमें से कोई भी बात कह दे कि सूरज जो आपको दिख रहा है वो रियल नहीं है, या डे टाइम एक्सटेंडेड बाय 4 मिनट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का एग्जाम्पल माना जाएगा। तो आपके दिमाग में ये बात भी शायद आ रही होगी कि सर ये तो मॉर्निंग में क्या पूरे दिन ही एटमॉस्फेयर रहता है हमारे सामने, तो सूरज हमें जहां है वहां नजर नहीं आना चाहिए और ये इल्यूजन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, जैसे सूरज ऊपर आता है तो ये अपनी लाइट को वर्टिकल भेजने लग जाता है, और वर्टिकल भेजने में एयर एटमॉस्फेयर बहुत कम आता है, लेकिन हॉरिजेंटल भेजने में एयर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा आता है। तो जब कभी एयर एटमॉस्फेयर ज्यादा होगा, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, तो इल्यूजन भी ज्यादा होगा। सूरज है कहाँ, नजर कहाँ आएगा। और जब कभी भी ये वर्टिकली होगा, यानी सूरज ऊपर आ चुका है, तो ये भ्रम लगभग ना के बराबर होगा। तो आप इस चीज का अंतर कर पाएंगे ना, सूरज लाइन ऑफ साइट में नहीं है बट नजर आ रहा है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि सर सूरज उदय होते समय लाल क्यों दिखा, तो क्या वो रिफ्लेक्शन रहेगा? ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैं आपको दोबारा कंफर्म कर रहा हूं, सूरज का लाल दिखना मॉर्निंग में उदय होते समय या इवनिंग में सनसेट के समय, आपने देखा होगा बीचेस में जाते हैं, आनंद लेते हैं सनसेट का, बहुत बड़ा सूरज नजर आता है हमें, वो रियल सन नहीं है। और वो लाल रंग का दिखने का कारण भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जितने भी इल्यूजन्स हैं सब रिफ्लेक्शन है। अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये लाल क्यों दिखा, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहां लिखा है स्कैटरिंग। तो अगर आपको ये जानना है कि सूरज लाल क्यों दिखा, तो पहले आपको स्कैटरिंग का डेफिनेशन समझना होगा, जिसको हिंदी में कह देते हैं प्रकीर्णन, या देसी भाषा में अपना कहें तो बिखराव, प्रकाश का बिखरना। ये बात मेंशन की, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली। कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए स्कैटरिंग को, आप क्या क्या मानते हैं? स्कैटरिंग इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो इसको मानना है रिफ्लेक्शन। ये एक स्पेशल केस है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का। और ये हमने पढ़ा था
इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, टिंडल इफेक्ट। तो कभी भी कह दे प्रकाश का बिखरना, और क्या कहा जा सकता है, टिंडल का प्रभाव। और यह है क्या एक्चुअली, कहता है कि टिंडल ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी की ब्लू कॉलम में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कोई एक बीकर लिया, ग्लास बीकर, इसमें पानी भर दिया और अंधेरे कमरे में गया। अंधेरे कमरे में इसने एक सफेद रंग की टॉर्च से इसमें रोशनी डाली। तो रोशनी डालने के बाद जब पानी एकदम साफ सुथरा था, तो दीवार पर जो हमें स्पॉट मिला वो भी नो डाउट वाइट ही रहा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? पानी भरा है इसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। ट्यूब की रोशनी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सन को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ एटमॉस्फेयर को, और ये ऑब्जर्वर तक पहुंचने वाली लाइट। तो कह रहे जब कभी भी सूरज ने एटमॉस्फेयर से पास करने के बाद लाइट हम तक पहुंची, तो ये कलर कैसा दिखेगा। कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब हमने कुछ नहीं मिलाया इस पानी में, तो ये वाइट ही नजर आ रहा है। बट आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। हमारे एटमॉस्फेयर में 24 घंटे स्मॉल डस्ट पार्टिकल रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो मूव करते रहते हैं। और कहते हैं इन्हीं पार्टिकल की रिजम्बल को समझाने के लिए टिंडल ने क्या किया, इसने उस पानी में थोड़ा सा नमक घोल दिया। नमक के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, और जब वो यहाँ घुल जाएंगे तो सनलाइट की जो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी लाइट को वापस कर देंगे। लेकिन जो रेड लाइट है उसको वापस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कह सकते हैं फाइनली कौन सी लाइट बची रहेगी, रेड लाइट बची रहेगी। तो उसने एक कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट से कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम होगी। मिसाल के तौर पर रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, क्यों, वेवलेंथ ज्यादा है। तो कभी भी आपको पेपर में आ जाए खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग मिनिमम है या मैक्सिमम है, स्कैटरिंग मिनिमम है। कोई भी खतरे का निशान, ये कोई इंडिया इंडिया में नहीं है कि लाल रंग का इस्तेमाल होता है, ये पूरे अर्थ में, पूरे कह सकते हैं जितने भी कंट्रीज हैं वो मानते हैं कि रेड इज फॉर डेंजर। किसी कंट्री ने वॉयलेट इज फॉर डेंजर नहीं बोला, क्योंकि यहाँ तो प्योर साइंस लग ही रहा है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का होता है। अच्छा, दिमाग में आपके फिर ये बात आ रहा होगा, सर हमने तो फॉग में कई जगह देखा है जब धुंध होती है तो रेड लाइट नहीं इस्तेमाल करते, हम तो येलो लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी ये बात तो यही गलत हो रही है। ध्यान रखना है, ये अगेन छोटी बात, और मैंने आपको बोला ना ये छोटी छोटी बातें ही क्वेश्चन बनती है कि फॉग में हम येलो लाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बिकॉज रेड इज फॉर डेंजर। रेड को हमने पूरी दुनिया में मान लिया है कि वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो सबसे कम यही बिखरेगा। लेकिन हम अगर किसी को सावधान करना चाहते हैं तो हम रेड का इस्तेमाल ना करें, हम पीले का इस्तेमाल करें। विप क्योर में जो 7 रंग होते हैं, VIBGYOR, तो रेड लाइट तो हमने फिक्स ही कर दिया कि रेड लाइट की डेंजर के लिए। और इसके जस्ट बाद अगर देखें तो वो क्या आ रहा है वहां, ये आ रहा है ऑरेंज। और ऑरेंज दूर से कैसा दिखता है, रेड का ही भ्रम देता है। इसीलिए हम कभी भी डेंजर सिग्नल में ऑरेंज का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, रेड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको वार्न करना है किसी को, या ये कहें, नॉट एग्जैक्टली वार्न कह सकते हैं, हम सावधान करना है, तो हम उसको येलो लाइट देते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज का बस है, कोई स्कूल कॉलेज की बस कोई आ रही है तो उसको एक प्रकार से सावधान कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि भाई अलर्ट रहना, बच्चे हैं इस बस के अंदर। तो उसमें हम येलो लाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, येलो लाइट का वेवलेंथ भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है, रेड का। तो हमने रेड को क्या मान लिया, डिक्लेयर किया फॉर डेंजर, खतरा। तो कभी भी आपको लाल कार और पीली कार धुंध में दोनों पूछ ले, किस कार की स्कैटरिंग मिनिमम होगी, या कौन सी कार धुंध में भी साफ नजर आएगी, इसमें बिना सोचे आंसर देना है रेड। कहीं आप कंफ्यूज होकर उसको आंसर दे दें येलो। येलो तो हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि रेड को हमने मेंशन कर रखा है डेंजर के लिए, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज रेड।
बिकॉज रेड का स्कैटरिंग मिनिमम है, ये बात भूलना नहीं है। रेड का स्कैटरिंग मिनिमम है, सबसे कम बिखरता है रेड प्रकाश। आप इसमें एक बात आ रही है, डस्ट पार्टिकल्स इजीली स्कैटर्ड ऑल लाइट्स एक्सेप्ट रेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डस्ट पार्टिकल नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, और कहते हैं कि अगर किसी चीज को रोकना है तो उसका वेवलेंथ करीब करीब उनके जैसा होना चाहिए। जैसे अगर हम एंटीना है, एंटीना बड़ा लगाया है हमने, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है बेचारे के पास। जैसे दादा के टाइम पे जिन लोगों को जो रेडियो सुना करते थे, दादा परदादा के टाइम पे, तो एंटीना बड़ा बड़ा लगाना पड़ता था। रेडियो चलाने के लिए हमें बड़े एंटीना, यागुड एंटीना लगाना पड़ता था। क्यों? सिग्नल का वेवलेंथ पहले ज्यादा होता था, एनर्जी कम होती थी। तो सेम वही बात है कि अगर हमें हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल रहते हैं, वो डस्ट पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को ही रोक सकते हैं आसानी से। छोटी वेवलेंथ कौन है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे पहले कौन सी लाइट रुकेगी? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। एंड तक कौन डटी रहेगी? रेड। तो ध्यान रखना है, अगर रेड को भी रोकना है तो डस्ट पार्टिकल बढ़ते 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 अगर अपने पीक पर आ जाए, मैक्सिमम पर आ जाए, तो सूरज हमें फाइनली दिखना ही बंद हो जाएगा। जैसे कभी कभी ना बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, बहुत ज्यादा डस्ट आ जाती है, पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो मॉर्निंग में हमें सूरज नहीं दिखता है। सूरज उदय होते समय ठंड में, अभी कुछ दिनों के बाद जब ठंड शुरू होगी दिसंबर जनवरी में, तो वो पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रहेंगे ज्यादा, इस कारण से मॉर्निंग में सूरज उदय होते समय बहुत कम दिखेगा। तो इसका कारण क्या? डस्ट पार्टिकल एक्सेस होने पर वो रेड को भी रोक लेते हैं, लाल को भी रोक लेते हैं। तो ये बात भूलना नहीं है, डस्ट पार्टिकल इजिली स्कैटर्ड ऑल लाइट्स एक्सेप्ट रेड। इसमें एग्जांपल अगर कहें तो स्कैटरिंग के कौन कौन से एग्जांपल पूछे जा सकते हैं? एक तो यही है कि रेड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है धरती में, कैसा दिखता है? नीला दिखता है, क्योंकि सूरज की बाकी सभी लाइट तक तो नहीं पहुंच पाई, रेड पहुंची। और सबसे ज्यादा कौन सा स्कैटर हुआ लाइट? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। और इन तीनों ने मिलकर फाइनली कौन सा कलर बनाया? स्काई ब्लू कलर। तो ये लाइट हम तक तो नहीं पहुंची, लेकिन वो ओजोन लेयर से टकराकर वापस हमारी आंख तक पहुंच गया। क्लियर? तो ये विब कलर का नजर आएगा, यानी कहें स्काई ब्लू कलर का नजर आता है। और ये आकाश का दिखना भी किस पे डिपेंड करता है? ये स्कैटरिंग एग्जाम्पल के तहत ही इसका जवाब देना है कि हमें आकाश नीला क्यों दिखा। इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। क्लियर? एस्ट्रोनॉट है कोई अंतरिक्ष यात्री, अगर अंतरिक्ष यात्री कभी भी अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। एस्ट्रोनॉट जब कभी भी अंतरिक्ष में जाएगा, या चंद्रमा में भी चला जाए, चंद्रमा में भी एटमॉस्फेयर है लेकिन बहुत कम, वहां एयर बहुत कम है, तो कहते हैं चंद्रमा पे चाहे दिन हो चाहे रात काला ही दिखेगा। अर्थ में दिन होने पर आकाश नीला दिखता है आपको। इसका रीजन साफ है कि हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट को बिखेरने के लिए, स्कैटर करने के लिए डस्ट है, लेकिन वैक्यूम में या चंद्रमा में डस्ट ना के बराबर या नहीं है। इस कारण से वो हमें ब्लैक नजर आता है। जब कोई लाइट स्कैटर करने के लिए पार्टिकल ही नहीं बचा तो क्या नजर आएगा? ब्लैक नजर आएगा। तो ये बात याद रखनी है कि रेड, सूरज उदय होते समय लाल क्यों नजर आया? इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। रेड का वेवलेंथ ज्यादा था, इसीलिए उसकी स्कैटरिंग कम हुई। क्लियर? दूसरे को कोई भी एग्जांपल आए, रेड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये आप स्कैटरिंग के जरिए जानेंगे। फिर इसमें एक और प्रॉपर्टी बताइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कह रहे हैं इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन, जबकि नाम में क्या है? रिफ्लेक्शन।
लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये रिफ्रैक्शन ही है, डायमंड है। डायमंड ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? ट्रांसपेरेंट है। और हमने यही पढ़ा था कि जो भी चीजें ट्रांसपेरेंट है, जो भी चीजें ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, वो चमकती किससे है? वो चमकती किससे है? वो रिफ्रैक्शन से लाइट को इकट्ठा कर देती है, या ये कहें प्रकाश को इकट्ठा करके जलाने में काम आता है अलग अलग प्रकार से। यानी लेंस काम करता है रिफ्रैक्शन पर, ट्रांसपेरेंट है। डायमंड भी ट्रांसपेरेंट है। तो होना तो क्या चाहिए था, जैसे लेंस से आर पार लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, यानी अपने मार्ग से भटक गई, ऐसे ही डायमंड से भी निकलने पर लाइट को रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, यानी लाइट यहाँ गई, भटक कर बाहर आ गई। लेकिन ऐसा डायमंड में नहीं हो रहा। डायमंड में लाइट ट्रैप हो जाती है, अंदर रह जाती है। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पूरी होने पर ही ऐसा होगा, अन्यथा ये नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट चीज तो क्या ध्यान रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा इसका। इट ऑलवेज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तभी हो सकता है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाने का प्रयास करेगा। किसी भी कंडीशन में इम्पॉसिबल है कि रेयरर से डेंसर चला जाए और वो TIR हो जाए, गलत, एकदम गलत होगा। तो आपको अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं अभी, छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, और जहां तक मेरा ख्याल है आप लोग जवाब दे देंगे, कि अगर मैं ये कहूं एक बार लाइट चली गई, ऑप्शन नंबर ए, ये गई है एयर टू वाटर। एक बार एयर से वाटर गई लाइट। और बी ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है एयर टू ग्लास, हवा से कांच में गया प्रकाश एक बार। और एक बार ऑप्शन नंबर सी में एक बार गया है ग्लास, ग्लास से एयर, कांच से हवा। और ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है एयर टू डायमंड, एयर टू डायमंड। और आपको बताऊं, मैंने ज्यादातर स्टूडेंट ने किस पे टिक किया? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डायमंड उन्होंने पढ़ा था, बस उनको ध्यान आ गया। बट आपको ये बात याद रखनी है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लास टू एयर। ग्लास टू एयर, बिकॉज ग्लास इज डेंसर एंड एयर इज रेयर मीडियम। तो जब कभी भी ये डेंसर से रेयर होगा तभी ये मान्य होगा, अन्यथा ये मान्य नहीं होगा। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब कब इसको एक क्रिटिकल एंगल निकालते हैं TIR के केस में, ये वो आपने डायग्राम के जरिए अच्छे से समझा होगा, 10वीं क्लास में भी आया था, अगर किसी ने नॉन मेडिकल पढ़ा है +1 +2 में भी पढ़ा होगा। कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction will be 90। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 90 हो जाए तो इसका मतलब क्या, लाइट बाहर निकल गई। लेकिन अगर ये 90 से 1 डिग्री भी ज्यादा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लाइट पलट कर कहाँ आ गई, अंदर आ गई। समझ में आ गया? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ही लाइट पलट कर अंदर आएगी। तो अगर आपको मैं 4 ऑप्शन देकर एक क्वेश्चन और पूछूं अभी, तो अगेन आपको जवाब देना होगा। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर कभी ये क्वेश्चन आपको पूछे कि किस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में TIR माना जाएगा, किस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में TIR माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज एंगल 45 डिग्री। अगर 45 ना हो तो अगर वो रेडियन में पूछता है तो π/2 रेडियन, सॉरी π/2 नहीं, π/4 रेडियन। एक एंगल वो पूछ रहा है क्या 90 डिग्री पर हो जाएगा, जिसको π/2 भी कह सकते हैं, क्या 89 पर हो जाएगा, इसकी भी आप पाई के हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हैं।
बिकॉज हम पाई को, जो पाई रेडियन है उसको 180 डिग्री मानते हैं। 89 पर हो जाएगा क्या? फोर्थ ऑप्शन इज 91 डिग्री। अगर आपको पेपर में जवाब देना होता तो आप किस पर टिक करते? डी इज करेक्ट आंसर। 90 से अबव अगर रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट पलट कर हीरे के अंदर ही आ जाएगी, और ये तो कमाल ही हो गया। मतलब हीरा पारदर्शी है फिर भी लाइट को बाहर नहीं जाने दे रहा। हर जगह आप, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतने इतने मतलब कह सकते हैं लाइफ में हम इंजॉय करते हैं साइंस को, हर जगह साइंस। और वो भी कहते हैं यार लाइट तो पारदर्शी में निकल जाना चाहिए था, हीरे में कैसे ट्रैप कर गया? आप अगर आपको इसमें कुछ कुछ इंडियन माइथोलॉजी की बात बताऊंगा तो आप और हैरान हो जाएंगे। इंडियन माइथोलॉजी में कहा जाता है कि एक डायमंड का आइडल फॉर्म होता है जिसको मणि बोल देते हैं। मणि लाइफ में आजीवन लाइट को ट्रैप कर सकता है, बट कोई भी वैसे हैं जो इंसानों ने डायमंड काटे हैं, कोई भी डायमंड आइडल नहीं होता। बट मणि इज द आइडल फॉर्म ऑफ डायमंड, जहां पर लाइट आजीवन ट्रैप हो जाती है। एक बार लाइट जो अंदर चली गई वो बाहर निकलने वाली नहीं है, और डायमंड से लाइट बाहर जाने का मतलब डेंसर से रेयर आना चाहती है, वो आ ही नहीं पा रही है। तो जो हम जो हीरे डिजाइन करते हैं, वहां कोई ना कोई एंगल तो उसको ऐसा मिल ही जाता है जहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 से बिलो हो या 90 हो, वहां लाइट बाहर आ जाती है। और लाइट अगर बाहर आ जाती है इसका मतलब वो चमकेगा, लेकिन इतना आजीवन नहीं चमक सकता है। तो ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी पहली भी। और कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है देन लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम। रिफ्लेक्टेड बैक, ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन था लेकिन बन क्या गया? रिफ्लेक्शन। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये किसका स्पेशल केस है? रिफ्रैक्शन का। अगर आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा कुछ पूछे, जैसे रेनबो फॉर्मेशन होता है, इंद्रधनुष नजर आता है, तो इंद्रधनुष में भी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर लाइट डायमंड की तरह ट्रैप हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है? TIR लग रहा है। तो कभी क्या रेनबो फॉर्मेशन में क्या TIR होता है? बिल्कुल होता है। और आपने सुना होगा मिराज फॉर्मेशन, मिराज, मृग तृष्णा कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। सड़कों पर कभी आपने देखा हो सामने ऐसा लगता है जैसे पानी है या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ग्लास है। कारण क्या होता है? गर्मी जब ज्यादा होती है सड़क पर या रेगिस्तान में तो हमेशा रहता है, तो हवाएं गर्म होकर थोड़ा सा ऊपर उठ जाती हैं। तो ऊपर क्या बन जाता है? एक डेंस सरफेस बन जाता है। नीचे क्या बन जाता है? रेयर। तो जब लाइट टकरा कर रेयर से डेंसर डेंसर से रेयर आना चाहती है, वो आ ही नहीं पाती है और थोड़ा ऊपर से निकल जाती है। तो जब कभी ऐसा होता है तो हमें वहां पर एक शाइनिंग सरफेस नजर आता है। क्लियर? और ये सारे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 से अब होने पर ही नजर आती है। क्लियर? तो जब कभी भी ऐसा इल्यूजन हो, मिराज नजर आए, किसका केस होगा ये? री रिफ्रैक्शन। और ये क्या बन जाता है? TIR। तो ध्यान देना, TIR इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी पर काम करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे स्लाइड में मैं आपको और भी कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग बताऊंगा। तो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मुझे, सनत कुमार वाजपेयी को। और साथ के साथ आज गर्ल चाइल्ड डे भी, इंटरनेशनल चाइल्ड डे भी है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आज माननीय अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन भी है, तो उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज 11 अक्टूबर है, तो अमिताभ बच्चन जी का आज जन्मदिन भी है, तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि हम XX जो क्रोमोसोम पेयर बनते हैं उनका ध्यान रखें। पीछे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स वगैरह में XX क्रोमोसोम पेयर को डिनाई कर दिया गया था, जिससे सेक्स रेशो में काफ़ी, स्पेशली हरियाणा में, पानीपत में काफ़ी जो सेक्स रेशो में गड़बड़ी आ गई थी। तो आज अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो उस को चलते मैं भी आपको एक छोटा सा बता रहा था इसके बारे में। ठीक है क्लास, आगे हम एक बढ़िया टॉपिक उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।